दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए कृषि संकट को दूर करने के या किसानों के आय को दोगुना करने का भारत सरकार और बिहार सरकार के प्रयास देखेंगे। हम एक वीडियो में कृषि संकट देखे हैं और कृषि का महत्व, दूसरे वीडियो में कृषि संकट को दूर करने के प्रयास। इसमें हम कृषि विपणन और कृषि बीज पर भी चर्चा करेंगे। शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, कोई भी जैविक कृषि पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सुधार पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए हाल में क्या उपाय प्रयास किए गए हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार का, दोनों को हम देखेंगे। दोस्तों यदि सत्र में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, 180 पीडीएफ पढ़िए, आपका फाइनल हो जाएगा। और 180 वीडियो फाइनल होगा, जीएस 1-2 इससे कंप्लीट और फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आइए अब कृषि संकट को दूर करने का प्रयास या किसानों को आय को दोगुना करने का प्रयास या कृषि उत्पादन उत्पादकता को बढ़ावा देने का क्या प्रयास है, हम देखेंगे। जैसा कि जानते होंगे, कृषि से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको लिखना है कि कृषि रोजगार, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आय और सकल मूल्यवर्धन अर्थात जीडीपी में योगदान की दृष्टि से भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आखिर कृषि संकट जो है, कृषि क्षेत्र में जो कृषि संकट होता है, कृषि क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को संबोधित करता है। और कृषि क्षेत्र में जो चुनौती है, किसानों की घटती हुई आय, निम्न उत्पादकता, जोतों का विखंडन, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का असर, विपणन व्यवस्था में चुनौती, छोटे सीमांत किसानों की बहुलता, डब्ल्यूटीओ कृषि विवाद, तमाम ऐसे कृषि क्षेत्र में घटते सार्वजनिक निवेश, किसानों को जो है खेती करने में रुचि की कमी, ऐसे चुनौती है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब किसानों को आय को दोगुना करने के लिए आखिर किस कारणों से जो है आवश्यक है, इसके 3 कारण हैं। एक तो किसान जो है, हाल में कृषि क्षेत्र में जो संकट बढ़ा है, जो चुनौती बढ़ी है, और जलवायु परिवर्तन के मार के कारण किसान की आय में बहुत कमी, गिरावट देखी जा रही है। इससे किसान जो है खेती कार्य जो है छोड़ने का मन बना रहे हैं। किसान जो है खेती कार्य को छोड़कर दूसरा कोई व्यवसाय करना चाहते हैं। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में जो है घटती हुई आमदनी का असर है कि जो युवा कृषि क्षेत्र में दिलचस्पी नहीं रख रहा है। अगर युवा कृषि क्षेत्र में दिलचस्पी नहीं रखेगा तो आने वाले वर्षों में खाद्य संकट पैदा हो जाएगी। इसलिए कृषि क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए कृषि को मुनाफा का व्यवसाय बनाना होगा, यानी कृषि क्षेत्र में आमदनी बढ़ानी होगी, तभी जाकर जो है युवा जो है कृषि क्षेत्र में आकर्षित होंगे। अगर कृषि क्षेत्र में युवा आकर्षित नहीं होंगे तो बाद के वर्षों में खाद्य संकट की स्थिति हो जाएगी। इसलिए किसानों की आय को बढ़ाना जरूरी है। अगर देखेंगे किसानों में गरीबी जो है, मध्य भारत और पूर्वी क्षेत्रों में किसानों जो है गरीबी रेखा में, बड़े पैमाने पर किसान जो है गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहा है। किसानों की आमदनी उतनी नहीं है, समझ रहे हैं। तीसरा कारण है कृषि और गैर कृषि व्यवसाय के बीच आय अंतराल बढ़ना। हाल के वर्षों में देखेंगे कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में आय जो है में काफ़ी जो है अंतर बढ़ गया है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले एक आदमी एक वर्ष में मैक्सिमम जो है वह कमा सकता है 50,000 रुपया। लेकिन अगर आप गैर कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो एक आदमी एक वर्ष में जो है 18,000 के महीने, अगर 15,000 के महीने जोड़ लीजिएगा एक सामान्य श्रमिक का, तो 1 लाख 2 लाख के आसपास हो जाता है, 1,80,000 हो जाता है। तो कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में काफ़ी अंतर। औद्योगिक क्षेत्रों में देखेंगे एक आदमी एक साल में 1,80,000 कमाता है, तो वही जो है कृषि क्षेत्र में एक आदमी 50,000 कमाता है। तो काफ़ी जो है आय अंतर जो है काफ़ी बढ़ गया है कृषि गैर कृषि
व्यवसाय के बीच। इन्हीं कारणों से किसानों की आय को दोगुना करना आवश्यक है। अब किसानों की आय को दोगुना करने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए? तो सबसे पहले उत्पादकता में वृद्धि करना होगा। क्या करना होगा? जो उत्पादन है उसको वृद्धि करना होगा। उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर जो है अधिक से अधिक उत्पादन करना होगा, तभी जाकर जो है अधिक उत्पादन होगा, तभी अधिक पैसा किसानों को मिलेगा। पहला, उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। दूसरा, उच्च मूल्य के फसलों का अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना होगा, यानी बागवानी उत्पादों का। क्योंकि बागवानी जो उत्पाद होता है उसका दाम अधिक होता है, जैसे मशरूम की खेती, शहद का उत्पादन, मत्स्य पालन, साग सब्जी की खेती, इसमें अधिक मूल्य प्राप्त होता है। तिलहन दलहन की खेती, गन्ना की खेती, इस सब से किसानों को, फल सब्जी की खेती, इस सब को जो है बढ़ावा देना होगा, तभी जाकर किसानों की आय बढ़ेगी। केवल गेहूं चावल से आमदनी बढ़ने की संभावना नहीं है। दूसरी बात कि किस खेती में जो लागत अधिक हो गई है उस लागत को कम करना होगा, क्योंकि जब तक लागत नहीं कम करेंगे तब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी। खर्च घटाना होगा कृषि क्षेत्र में। उसके बाद फसलों की जगह गहनता में वृद्धि होगी, जहाँ वर्ष में एक दो फसल, वर्ष में एक खेत में अगर 2 फसल होती है तो उसमें 3-4 फसल उपजाना होगा। फसल गहनता में वृद्धि करेंगे तभी जो है आमदनी बढ़ेगी। तो इन पर जो है जोर देना होगा, यानी किसानों की आय को दोगुना करने के 2 प्रयास करने होंगे। एक, कृषि क्षेत्र में सुधार। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए फसल गहनता में वृद्धि किया जाए, लागत को कम किया जाए, उच्च मूल्य के बागवानी उत्पादों को, मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए, डेयरी पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सिंचाई, बीज, विपणन व्यवस्था, सिंचाई, बीज, उर्वरक, उन्नत बीज, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने का प्रयास, ये सब करना होगा। कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन देना होगा। अब कृषि क्षेत्र में बाहर सुधार। कृषि से बाहर 2 प्रकार के सुधार होंगे। एक, काश्तकारों को, जो जैसा कि जानते होंगे कि भारत में खेती में जरूरत से ज़्यादा लोग जो है लगे हुए हैं खेती कार्यों में, और भारत के कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, यानी जहाँ एक आदमी का काम है वहाँ 5 आदमी लगा हुआ है। इससे आमदनी कम हो जा रहा है लोग किसानों की। तो 5 आदमी में से 4 आदमी को निकालना होगा। जो कृषि कार्य एक आदमी से ही संभव है, एक आदमी ही कर सकता है। मान लीजिए खेती कार्य में एक साल में 1 लाख रुपए आमदनी होती है, 5 किसान लगा हुआ है, तो 20-20 हज़ार सबको आमदनी हो रहा है साल में। लेकिन उसमें से अगर मान लीजिए 4 को हटा दीजिएगा, एक ही आदमी को 1 लाख आमदनी होगा, उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो कृषि क्षेत्र से जनभार है उसको आपको कम करना पड़ेगा और उसको औद्योगिक क्षेत्रों में ले जाना होगा, और औद्योगिक क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे, तभी जाकर किसानों की आय बढ़ेगी। और दूसरा है कि कृषि विपणन में सुधार। तो किसानों को आय को दोगुना करने के लिए यही जो है 2 प्रयास होगा, कृषि के अंदर, कृषि के बाहर। और कृषि के अंदर आप समझ गए, कृषि के बाहर समझ गए। अब हम लोग जो है कृषि क्षेत्र में विभिन्न सुधार, कृषि उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के लिए, किसानों को आय को दोगुना करने के लिए भारत सरकार का क्या प्रयास है। सबसे पहले बीज। देखिए, कृषि क्षेत्र में अगर समय पर और पर्याप्त मात्रा में बीज की उपलब्धता अगर बढ़ती है तो कृषि उत्पादन उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है। कहिए कैसे? खेती कार्य करने के लिए पैसा चाहिए, श्रमिकों को देने के लिए, बीज के लिए, उर्वरक के लिए, कीटनाशक के लिए, जुताई के लिए निवेश करना पड़ता है। अगर समय पे पैसा आ रहा है खेती कार्यों में, तो स्वाभाविक रूप से किसान जो है उसको उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई पे, बीज पे, उर्वरक पे, उन्नत किस्म के बीजों पे, कीटनाशक दवाओं पे अधिक खर्च करेगा। इससे उत्पादन उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। समझ रहे हैं? तो अब बीज के लिए क्या प्रयास किया है? 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। इसका जो है कंट्रोलिंग जो है नाबार्ड है। इसके माध्यम से किसानों को जो है अल्पकालीन ऋण जो है प्रदान किए जाते हैं। नाबार्ड की स्थापना की गई है 1982 में। नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन, दीर्घकालीन ऋण जो है, मध्यकालीन ऋण भी, तीनों प्रकार के ऋण, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, तीनों प्रकार के ऋण जो है डायरेक्ट ऋण किसानों को नहीं देता है। यह जो है व्यापारिक बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, भूमि विकास बैंकों,
सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ज्ञान बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण देता है। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को एफडीआई में कृषि क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दिया है। कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए कृषि को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी अनुसूचित बैंक और 20 से अधिक शाखा वाले वाणिज्यिक बैंक को अपने कुल दिए जाने वाले ऋणों का 40% के क्षेत्र में दिया जाता है। उस 40% में 18% ऋण जो है कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें लघु एवं सीमांत किसान भी है, और बाकी जो है सामाजिक ऊर्जा, स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा, आवास ऋण, शिक्षा ऋण सब इसमें शामिल है। तो हर साल जो है उसके बाद वार्षिक आधार पर जो है हर बजट में जो है वार्षिक आधार पर ऋण लक्ष्य जो है घोषित किए जाते हैं। वार्षिक 20.5 लाख करोड़ रुपया जो है घोषित किया गया था 23-24 के बजट में। इस बार का जो अंतिम बजट है इसमें स्पष्ट नहीं है, जुलाई में जो बजट आएगा उसमें घोषित किया जाएगा। तो बाकी आप वार्षिक ऋण लक्ष्य तय करना ये भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इसके अलावा अमाउंट याद है तो अमाउंट लिख दीजिए, अभी बजट आएगा तो इसको हम डाटा देंगे आपको। ब्याज अनुदान योजना, देखिए अभी किसानों को सस्ती ऋण देने के लिए एक ब्याज अनुदान योजना चलाई गई है। इसके तहत जो है 7% ब्याज पर जो है किसानों को जो है 3 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। अगर किसान समय पे अगर ऋण चुका देता है तो फिर 3% ब्याज की छूट दी जाती है, यानी 4% ब्याज पर जो ब्याज है उसमें 3% की छूट बाद में दे दी जाती है अगर समय पे ऋण चुकाएंगे तो इसके तहत ब्याज पर जो है छूट दी जाती है कृषि ऋणों के ब्याज पे। कृषि वित्त क्षेत्र में कई चुनौती है। एक तो क्षेत्रीय विषमता है। अगर देखेंगे भारत में कृषि वित्त का प्रभाव तो 40% से अधिक ऋण तो दक्षिण भारत के जिलों में दिया जाता है, दक्षिण भारत के राज्यों में कृषि वित्त का प्रभाव 40% ऋण जो है दक्षिण के राज्यों में जो है दिए जाते हैं। इसका अर्थ है कि 7% ऋण ही पूर्वी भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत मिलता है किसानों को। उसके बाद जो है ऋण का दुरुपयोग, आरबीआई के अनुसार जो है कृषि ऋण का दुरुपयोग भी होता है। किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेते हैं और ऋण लेने के बाद क्या करते हैं, शादी विवाह में, बच्चों के विवाह में खर्च कर देते हैं, जमीन खरीद लेते हैं या उसका उपभोग कर लेते हैं, तो इसका दुरुपयोग भी होता है। दूसरी बात कि 46% किसान जो है देश में लघु एवं सीमांत किसान 86% है। और 86% किसान के पास जो है उतना दस्तावेज नहीं रहता है इसको किसी क्षेत्र से संस्थागत ऋण प्राप्त हो सके। तो 86% लघु एवं सीमांत किसान जो है कृषि ऋण से वंचित है। आपके पास बैंक में दस्तावेज जमा करना पड़ता है और छोटे किसान के पास दस्तावेज तो है नहीं, तो उनको जो है ऋण नहीं मिल पाता है। ये कृषि ऋण की जो है चुनौती है। अब देखिए कृषि विपणन, देखिए कृषि विपणन पूर्व विपणन का ही पार्ट है। इसके तहत किसानों को जो है इसके तहत जो है कृषि वस्तुओं को क्रय विक्रय किया जाता है। कृषि विपणन जो है कि किसानों को उचित समय पे और फसलों का अगर उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है तो कृषि में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, उत्पादकता को प्रोत्साहित होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। अगर किसी क्षेत्र किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं अगर मिल पाएगा तो क्या होगा, किसान जो है उत्पादन करने के लिए जो है रुचि नहीं रखेगा। इसका परिणाम क्या होगा कि उत्पादकता दोनों कम हो जाएगी तो खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए किसानों को फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके इसके लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं। एक तो है एपीएमसी मार्केट। पूरे भारत में किसानों की जो है बिहार छोड़कर, बिहार में 2006 में ही एपीएमसी मार्केट को समाप्त कर दिया गया था। अभी पूरे भारत में कृषि वस्तुओं के बाजार के लिए एपीएमसी मार्केट की स्थापना की गई है। यह एक नियंत्रित बाजार है। इसमें किसान, आढ़तिये, व्यापारी, सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं इस बाजार में। और इस बाजार में खुली नीलामी व्यवस्था को, श्रेणी विभाजन को प्रोत्साहित करके कृषि वस्तुओं को क्रय विक्रय किया जाता है इस बाजार में। उसके बाद अभी हाल ही में 1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष का जो है घोषणा किया गया है। इसके तहत जो है फसल उपरांत अवसंरचना प्रबंधन के लिए, जैसे सीड, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम के लिए
इसको ब्याज जो है ऋण दी जाती है इस कोष के तहत, ताकि किसान जो है गोदाम का निर्माण कर सके, शीत भंडारण का निर्माण कर सके, कृषि वस्तुओं को देर तक रोके रखने के लिए। कृषि बाजार सूचना नेटवर्क किसानों को जो है कृषि वस्तुओं के मूल्य की सूचना देने के लिए कृषि बाजार सूचना नेटवर्क की स्थापना की गई है। आप देखेंगे कृषि बाजार सूचना नेटवर्क में विदेश के विभिन्न कृषि वस्तुओं के दाम कितना है उसकी सूचना समय समय पर दी जाती है। उसके बाद एक MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन लागत जो है, सपोर्टिंग प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसकी घोषणा सरकार 2 बार करती है वर्ष में, रबी और खरीफ के समय 23 फसलों की घोषणा की जाती है। इसके तहत अगर अधिक उत्पादन, एक प्रकार का बीमा है, अधिक उत्पादन की स्थिति में जब बाजार में किसी वस्तु का भाव गिर रहा होता है तो सरकार गारंटी देती है इस मूल्य पर कि आप अधिक से अधिक उत्पादन कीजिए, हम इस मूल्य पर खरीद लेंगे सारा अनाज। तो किसान को एक जो है निर्भीकता आ जाती है कि नहीं, हम अधिक से अधिक उत्पादन भी करेंगे, बाजार में भाव भी अगर गिरेगा तो सरकार मेरा पूरा अनाज खरीद लेगी। तो इसके तहत जो है एक प्रकार का किसानों को सेफगार्ड देता है MSP, ताकि आप अधिक से अधिक उत्पादन कीजिए, भाव गिरेगा तो हम खरीद लेंगे आपको। इसी मूल्य पर जो है किसान जो है, सरकार जो है अनाजों का अधिक अगर उत्पादन हो रहा है, बाजार में भाव गिर रहा है, खरीदती है। FCI जो है MSP मूल्यों पर जो है अनाजों का क्रय करती है। उसके बाद जो है एक है कृषि उत्पाद श्रेणी विभाजन अंकन कानून 1937। इसके तहत कृषि वस्तुओं का ग्रेडिंग किया जाता है, श्रेणी विभाजन किया जाता है। जैसा कि जानते होंगे कि एक खेत में अलग अलग, मान लीजिए किसान के पास 5 खेत है, 5 में गेहूं बोया है, तो 5 की गेहूं का क्वालिटी अलग अलग होगा और एक ही जगह मिला देंगे तो भाव जो है सबको एक ही भाव में बिकेगा। लेकिन कुछ खेत के अच्छे क्वालिटी होंगे, कुछ के कम क्वालिटी होंगे। तो इसके तहत क्या होता है, इस कानून के तहत किसानों को अपनी उपज का एक ग्रेडिंग करने का अधिकार देता है। ग्रेडिंग कि आप जो है ग्रेडिंग कीजिए कि ये अच्छा क्वालिटी का, ये कम क्वालिटी का है। तो उससे क्या होता है, किसानों को भाव का, किसी वस्तु का भाव ऊंचा हो जाता है। साथ ही साथ उन्नत किस्म के जो कृषि वस्तु है उसको एक मार्क की सलाह दी जाती है। इसी कानून के तहत एक मार्क की जो है सील दी जाती है। ई नाम जो है एक राष्ट्रीय बाजार है, राष्ट्रीय कृषि बाजार है। यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करता है कि पूरे देश के APMC मार्केट को जोड़ने का परिकल्पना की गई है। 7,000 से अधिक जो है APMC मार्केट पूरे देश में है, तो पूरे देश के APMC मार्केट को इसमें जोड़ा जाएगा और इस मार्केट के माध्यम से किसान और व्यापारी जो है कहीं से भी क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो कृषि वस्तुओं में जो भौगोलिक बाधाएं हैं APMC मार्केट के कारण, इस बाधाओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से किसान और व्यापारियों को APMC मार्केट में इंटीग्रेटेड किया गया है, जोड़ा गया है APMC मार्केट के माध्यम से। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1389 APMC मार्केट को अब तक जोड़ा जा चुका है। भारत में कृषि विपणन में कई प्रकार की चुनौती देखेंगे। एक प्रकार बड़ा चुनौती है APMC मार्केट में चुनौती। APMC मार्केट में जो है कई प्रकार की चुनौती है। एक तो ये कृषि वस्तुओं के भौगोलिक जो है प्रवाह में जो है भौगोलिक बाधा पैदा करती है, क्योंकि किसान इस मार्केट से बाहर अनाज नहीं बेच सकता है, एक बड़ी चुनौती है। दूसरा है इस मार्केट में जो है जो दलाल होते हैं, किसान होते हैं, आढ़तिये होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होती है, उसमें अधिक शुल्क जो है लेता है राज्य सरकार। अब इस शुल्क का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है, टैक्स अधिक लगता है। उसके बाद जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो है तिलहन दलहन या सब्जियों के मूल्यों को जो है सरकार नियंत्रित करती है। आलू प्याज जैसे खाद्यान्न वस्तुओं को इस आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ही सरकार विनियमित करती है। इससे किसानों में जो सौदेबाजी शक्ति है वो कमजोर होता है। कटाई बाद फसल अवसंरचना प्रबंधन की सुविधा की कमी। देखेंगे भारत में जिस अनुपात में उत्पादन उत्पादकता बढ़ा है, उस अनुपात में गोदाम कोल्ड स्टोरेज की स्थापना नहीं हो पाया, इसका विकास नहीं हो पाया। इसका परिणाम क्या हुआ है
कि अधिक उत्पादन होता है तो किसान के पास रखने के लिए, देर तक रोके रखने के लिए गोदाम नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और इसका परिणाम क्या हो जाए, किसान जो है जल्द ही अपनी उपज को जो है खेत से या खलियान से ही बेच देता है, तो उसको उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। अभी हाल ही में लहसुन कुछ समय पहले बहुत सस्ता हो गया था, लेकिन जब क्या हुआ, सस्ता हो गया, किसानों के पास भंडारण सुविधा नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, किसान उसी समय बेच दिया, उसको मूल्य नहीं प्राप्त हुआ। एक समय देखते हैं टमाटर रोड पर लोग फेंक देता है, क्यों? क्योंकि उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। वही अगर शीत भंडारण, शीत श्रृंखला नेटवर्क रहता, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था रहता, तो उसको लंबे समय तक रोक के रखता, तो बाद में उसको भाव भी अधिक मिलता। तो इसकी भी कमी है। और एमएसपी के लाभों में क्षेत्रीय विषमता, देखिए देश के 20 राज्यों में गेहूं की खेती होती है और लगभग सभी राज्यों में धान की खेती, चावल की खेती होती है, लेकिन एमएसपी पर जो है अनाज को का क्रय जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी से ही एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम करती है। दूसरा क्या है कि सांता कमेटी के अनुसार देश के 94% किसानों को एमएसपी का लाभ ही नहीं मिल पाता है। पूरे बिहार के किसान को तो लाभ मिलता ही नहीं है, क्योंकि बिहार में जो एपीएमसी मार्केट समाप्त कर दी गई है, तो वहां तो इसकी लाभ ही नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो है मात्र देश के 6% किसानों को इसका लाभ मिलता है। कमेटी का रिपोर्ट है, भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी है, उसकी रिपोर्ट है। तो ये कृषि विपणन के क्षेत्र में चुनौती है। अब हम लोग देखेंगे उर्वरक क्षेत्र में। देखिए उर्वरक क्षेत्र में जैसा कि जानते होंगे, भारत में कृषि भूमि की कमी है, क्योंकि जनसंख्या का बढ़ता जा रहा है, नगरीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण का विस्तार हो रहा है, गैर कृषि क्षेत्रों में भूमि की मांग बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने के कारण, आवास के कारण, तो अब भारत में कृषि वस्तुओं के विस्तार के लिए अधिक भूमि तो संभव नहीं है, लेकिन जो भूमि है उसी में अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक जो है महत्वपूर्ण विकल्प है। उर्वरक के माध्यम से ही फसलों को दुगुना तिगुना उत्पादन जो है किया जा सकता है। उर्वरक क्षेत्र में सरकार एक पोषण आधारित सहायता योजना शुरू किया है। इसके तहत जो है पोटास, फास्फेट पर सरकार जो है वार्षिक आधार पे पोषक तत्वों के आधार पर सहायता, सब्सिडी देती है। यूरिया के उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता, सरकार यूरिया के उत्पादन करने के लिए देश के 5 जो पुरानी उर्वरक संयंत्र है उसको पुनरुद्धार कर रही है। अभी हाल ही में सिंदरी में प्रधानमंत्री नई उर्वरक कारखाना को जो है पुनरुद्धार के लिए सिंदरी उर्वरक कारखानों को पुनरुद्धार किया है। बरौनी में ही पुनरुद्धार किया था कुछ समय पहले प्रधानमंत्री। उड़ीसा में भी पुनरुद्धार किया जा रहा है। उसके बाद नई यूरिया नीति के तहत सब्सिडी दी जाती है, और यूरिया की खपत को कम करने के लिए और उसको प्रभावी बनाने के लिए नीम कोटेड यूरिया 2015 से लॉन्च की गई है। जो नीम कोटेड यूरिया है, उस जो सामान्य यूरिया है उस पर नीम की परत चढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसकी खपत जो है, पौधों को जो है देर तक यूरिया मिलता है, ऐसी खपत में भी कमी होती है। 20% के आसपास यूरिया की खपत जो है इससे बचत होती है। इसके अलावा पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। नैनो यूरिया, अभी हाल ही में जो इफ्को द्वारा नैनो उर्वरक का जो है प्लांट स्थापित उत्तर प्रदेश में किया गया था, और नैनो डीएपी का भी ट्रायल चल रहा है। इफ्को द्वारा शुरू किया गया नैनो डीएपी, इसमें फास्फोरस जो है दिया जाता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन, जिससे उर्वरक की खपत भी कमी होगी, और साथ ही साथ जो है उर्वरक जो है प्रभावी रूप से जो है पौधे पर काम करेगा। लेकिन भारत में उर्वरक क्षेत्र में भी चुनौती है। देखेंगे उर्वरक के प्रति हेक्टेयर अधिक खपत देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, बाकी राज्यों में जो है कम है। क्योंकि उर्वरक का खपत किसानों की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वही किसान अधिक उर्वरक का इस्तेमाल कर सकता है जिसकी जो खर्च वहन कर सकता है। बिहार में तो किसान जो है, देश के 86% किसान के पास जो है 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो कहाँ से उर्वरक खपत कर पाएगा। सिंचाई के लिए भी पर्याप्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। इसके जो है कई घटक है। थोड़ी सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, सूक्ष्म सिंचाई कोष, अप्रति बूंद सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा, अप्रति बूंद अधिक फसल। देखिए सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत जो है नाबार्ड के द्वारा 5000 करोड़ के कोष के साथ इसकी स्थापना की गई है, और इसके तहत जो है स्प्रिंकल सिंचाई को जो है
फुहारा या स्प्रिंकल सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद जो है कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार के लिए भी प्रयास किए गए हैं। एक सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है जलवायु परिवर्तन कम करने के लिए। इसके तहत जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती वैसा कृषि है जिसमें रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के स्थान पर जैव कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है। पूंजीगत सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला मिशन की शुरुआत की गई है। भारत में सबसे अधिक जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या है। सिक्किम, उत्तराखंड, सिक्किम जो है पूर्णतः जैविक स्टेट बन गया है। उत्तराखंड में भी जो है काफी बढ़ावा दी जा रही है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दी जा रही है। तकनीकी के तहत मृदा हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है मिट्टी में पोषक तत्वों की जो है मापन किया जाता है और मिट्टी में जिस पोषक तत्वों की कमी है आवश्यकता अनुसार उस पोषक तत्वों का जो है फिर उपयोग किया जाता है। शून्य बजटिंग खेती की शुरुआत के बजट में इसकी चर्चा की गई थी। सरकार बढ़ावा दे रही है। शून्य बजटिंग खेती में क्या होता है कि किसी पारिस्थितिकी पर्यावरण में जो है जिस कृषि के लिए जो पर्यावरण उपयुक्त है उसी पर्यावरण में जो है खेती की जाती है। उसके बाद जो है जीरो टिलरी जो है शून्य जुताई का भी व्यवस्था की जा रही है। जीएम फसल जो है देखिए बाढ़ अनुकूल, सूखानुकूल, अधिक उत्पादन बढ़ावा देने के लिए जीएम फसल की मंजूरी दी गई है भारत में। जिसमें कपास को जो है मुख्य रूप से मंजूरी दी गई है। बाकी फसलों के लिए ट्रायल चल रहा है, मतलब विचाराधीन है। साथ ही साथ खेती में लागत को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन का असर कम करने के लिए किसान ड्रोन की शुरुआत की गई है। नैनो उर्वरक, नैनो डीएपी की व्यवस्था की गई है। तो ये तकनीकी जो है कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार जो है किए गए हैं, यह जानना जरूरी है। अब कृषि के विकास के लिए बिहार सरकार का क्या प्रयास है? तो सबसे बड़ा प्रयास है कृषि रोड मैप 1, 2, 3, 4 का क्रियान्वयन अभी चल रहा है। इसकी अवधि 2023 से 28 है। इस संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। बाकी इस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। कृषि रोड मैप का अलग एक वीडियो पीडीएफ है। और बीज के विकास के लिए सब्सिडी पर बीज दी जा रही है। मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बीज वितरण कार्यक्रम किया गया है। उर्वरक क्षेत्र में जो है कृषि रोड मैप 4 में उर्वरक के संतुलित उपयोग के लिए इस बढ़ावा देने कई तरह के व्यवस्था की गई है। और किसानों को प्राकृतिक राहत, जलवायु परिवर्तन से राहत के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है फसल नष्ट होने पर किसानों को सहायता दी जाती है। 20% से कम नष्ट होगा तो 7,500, 20% से अधिक होगा 10,000। कृषि लागत सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। ओला और बाढ़ में जो फसल नष्ट हो जाता है तो कृषि लागत सब्सिडी योजना दी जाती है। सूखा की स्थिति में डीजल सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी दी जाती है। मशीनरी के लिए जो है देखेंगे बिहार सरकार कृषि क्षेत्र में मशीनरी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी के तहत पंपी सेट, थ्रेसर, जीरो टिलेज, पावर टिलर जो है देती है। सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री विद्युत सिंचाई संबंध योजना, सोलर पंप, उसके बाद विद्युत पर जो है सब्सिडी देती है। इसके तहत विद्युत कृषि संबंध योजना के तहत किसानों को निःशुल्क जो है बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं पंप सेट चलाने के लिए। उसके बाद जो है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव करने के लिए बिहार सरकार 8 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चरण 1 शुरू किया है। फिर 30 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम द्वितीय चरण की शुरुआत किया है। विपणन व्यवस्था के तहत बिहार सरकार बाजार प्रांगणों का विकास कर रही है। शीत श्रृंखला नेटवर्क का प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही साथ बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की शुरुआत की गई है। तो यह स्थिति है। मेंस में क्या होता है कि बस आपको केवल योजना का नाम लिखना है। बहुत ज्यादा व्याख्या उख्या करने का टाइम नहीं मिलेगा आपके पास, इसलिए हम भी नहीं बताते। योजना का नाम याद रखना है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सेपरेट आ जाएगा क्वेश्चन। 38 जिलों में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत हरी खाद योजना शुरुआत की गई। इससे मूंग और ढैंचा की खेती को बढ़ावा बीजों को खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाती है। 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक को बढ़ावा दी जा रही है। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना की गई है। कृषि रोड मैप 4 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं।
बागवानी के तहत देखेंगे बिहार सरकार किसानों को अतिरिक्त आय के सृजन के लिए पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन की शुरुआत की गई है। किशनगंज में चाय का जो है उत्पादन होता है, इसलिए चाय क्षेत्र के विकास के लिए चाय विकास योजना की शुरुआत की गई है। 11 जिलों के लिए मखाना विकास योजना की शुरुआत की गई है। फसल विविधीकरण योजना की शुरुआत की गई, इसके तहत कटहल, नींबू इस सब के फसलों को बढ़ावा दी जा रही है। मशरूम के मामले में बिहार का स्थान जो है सर्वोच्च है, तो मशरूम खेती को जो है सरकार बढ़ावा दे रही है। शहद के प्रति डिब्बे पर सरकार सब्सिडी दे रही है शहद उत्पादन को। इसके अलावा मत्स्य उत्पादन के लिए, पशुपालन के लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो बिहार सरकार, भारत सरकार द्वारा कृषि वस्तुओं, कृषि के विकास के लिए, किसानों का आय दोगुना करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कृषि में क्या तकनीकी सुधार किया गया है, सब आपको बता दिए हैं। बस इसको याद रखना है, योजना के बारे में जानना जरूरी नहीं है, बस योजना का नाम याद हो गया, हमने इसका आंसर लिखा जाएगा। ये सब आपको याद रखना है, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।